हेलो एवरीवन, एज वी नो सीडीएस एनडीए और एफकैट की एग्जाम डेट्स बहुत ही नजदीक आ गई हैं। सो इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 50 सच इडियम्स जो कि आपके सीडीएस एनडीए एफकैट में बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो हमारा तरीका ये होगा कि वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स मीनिंग और आप किस सिचुएशन में इन इडियम्स को यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इडियम। Our first idiom is a blessing in disguise. Blessing in disguise का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो शुरुआत में आपको लगे कि हार्मफुल है या अच्छी नहीं है, बट लेटर आपको पता चलता है कि ओ इट्स अ गुड थिंग, राइट? तो आप इसे यूज कर सकते हैं इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. You can use it in a difficult situation that eventually produces a good result. एक ऐसी difficult situation जिसमें आगे चल के आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है. So it is a blessing in disguise. यानी छिपा हुआ वरदान. Disguise, excuse me, disguise क्या होता है? Disguise का मतलब होता है to change one's appearance. भेष बदलना जिसे हम हिंदी में कहते हैं. तो वही है कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज मतलब जो ब्लेसिंग है उसने अपना भेष बदला हुआ है, वो स्टार्टिंग में आपको एक प्रॉब्लम की तरीके से लग रही है, प्रॉब्लम जैसी लग रही है, बट लेटर ऑन आपको पता चलता है कि ओ इसके वजह से तो शायद कुछ अच्छा हो गया, राइट? इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. फॉर एग्जांपल, लूजिंग दैट जॉब losing that job was a blessing in disguise because I found a much better one. है ना? चलिए लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट इडियम, अ डाइम अ डजन. इनमें से कई सारे इडियम्स ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. ये स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछे गए थे, सीजीएल में भी काफी बार पूछे गए हैं, जीडी जैसे एग्जाम्स में भी काफी बार आए हैं. विच इज वाई मैं बार बार आपको कहती हूँ कि जब आप वोकैबलरी पढ़ते हैं तो आप ये ना देखिए कि कौन से एग्जाम के लिए वो पर्टिकुलर वोकैबलरी है, बिकॉज वोकैबलरी हर एग्जाम के लिए सिमिलर होती है. इसके पहले हमने 500 प्लस वोकैब्स डिस्कस किए थे जो कि स्टेनोग्राफर 2025 में पूछे गए थे, और कई सारे इडियम्स आप देखेंगे कि ये मैच हो जा रहे हैं. ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको जितनी भी वोकैबलरी की वीडियोस मिलती है यू कैन वॉच देम. अगर आप वो 500 प्लस वोकैब वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी. चलिए लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट इडियम, अ डाइम अ डजन. अ डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज वेरी कॉमन एंड इजिली अवेलेबल. कोई ऐसी चीज जो बहुत इजिली आपको मिल जाती है. ठीक है, बहुत आम है, बहुत कॉमन है, या फिर आसानी से मिल जाती है. आप निमोनिक ऐसे याद करना, इसे इस ट्रिक से याद करो कि एक डाइम में आपको एक दर्जन चीजें अगर मिल जाए तो दैट इज वेरी चीप, है ना? और अगर कोई चीज इतने चीप प्राइस पे मिल रही है तो ऑब्वियसली वो बहुत कॉमन चीज होगी. कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होगा नहीं, कॉमन सी चीज होगी जो इतने कम दामों में मिल रही है. सो अ डाइम अ डजन मीन्स समथिंग दैट इज वेरी कॉमन एंड वेरी इजिली अवेलेबल. एक्सक्यूज मी. कहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हैं? व्हेन समथिंग इज अवेलेबल इन लार्ज नंबर्स और वो रेयर नहीं है या फिर स्पेशल भी नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चीप स्मार्टफोन्स आर अ डाइम अ डजन दीज डेज. आजकल तो बहुत सारे चीप स्मार्टफोन्स हैं मार्केट में, राइट? नेक्स्ट, बीट अराउंड द बुश. इट्स अ वेरी कॉमन इडियम, बीट अराउंड द बुश, इधर उधर की बातें करना, राइट? To avoid talking directly about the main topic or the main issue. घुमा फिरा कर जब आप बात करते हैं तो आप इसे यूज करते हैं, राइट? तो आप जनरली क्या कहते हैं? डोंट बीट अराउंड द बुश, है ना? टेल मी व्हाट यू वांट, डू नॉट बीट अराउंड द बुश. इधर उधर की बातें मत करो, क्या चाहिए सीधा ये बताओ. डोंट बीट अराउंड द बुश, है ना? अगर कोई अवॉइड कर रहा है डायरेक्ट आंसर देना या फिर रियल इशू को डिस्कस नहीं कर रहा, तब आप इसे यूज करेंगे. नेक्स्ट, बेटर लेट देन नेवर. बेटर लेट देन नेवर, इसका हिंदी इक्विवेलेंट क्या होगा? कमेंट्स में आप मुझे बताएं. अच्छा, इट्स रिटन राइट ओवर हियर, देर आए दुरुस्त आए, है ना? कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर. इट मीन्स कि आप किसी चीज को कर ले वो ज्यादा बेटर है, भले ही आप देरी से करें लेकिन करें तो सही, है ना? When someone finally does something after being late or delayed. आप कब इसे यूज करते हैं? जब कोई चीज इंसान बहुत देरी से करता है या बहुत डीले के साथ करता है. I finally started preparing for the exam.
मैंने फाइनली एग्जाम की प्रेपरेशन करना शुरू कर दी। बेटर लेट देन नेवर, है ना। चलिए, दीज आर वेरी इजी वंस। थोड़े डिफिकल्ट वाले आगे मिलेंगे आपको, ठीक है। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, ये सारे हमने कर रखे हैं। बाइट द बुलेट, to face a difficult situation with courage because it cannot be avoided। कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है जो आपको पसंद नहीं है, बट आप उसे फेस कर रहे हैं करेज के साथ, साहस के साथ, क्योंकि आप अभी अभी इसे अवॉइड नहीं कर सकते। सो यू आर बाइटिंग द बुलेट। जैसे मुश्किल परिस्थिति या का साहस पूर्वक सामना करना, है ना। करेज के साथ आप किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। अगर आपको किसी चीज को एक्सेप्ट करना ही है, या फिर यू हैव टू फेस समथिंग अनप्लेजेंट, तो आप उसे उस सिचुएशन में आप इसे कह सकते हैं, इस इडियम को यूज कर सकते हैं। आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई हैव टू बाइट द बुलेट एंड मेक एन अपॉइंटमेंट। मुझे डेंटिस्ट के पास जाना बिल्कुल नहीं पसंद है, बट आई हैव टू बाइट द बुलेट, मुझे ये करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं करूंगी तो शायद और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। आई कांट अवॉइड इट, तो मुझे करेज के साथ एक डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, ब्रेक अ लेग। वेरी कॉमन, वेरी इजी। ब्रेक अ लेग मतलब गुड लक। अगर आपको किसी को गुड लक विश करना है, यू कैन जस्ट से ब्रेक अ लेग। सी, it is a way of wishing someone good luck, especially before a performance। शुभकामनाएं या फिर सफलता की कामना। You have your interview today, break a leg, है ना। जैसे मैं एग्जाम्स के पहले आपको कहती हूँ break a leg, similarly। चलिए, call it a day। call it a day बहुत ही कॉमन फ्रेज है, राइट। These are very easy। To stop working or doing an activity for the day, मतलब आज का काम खत्म हो गया, चलो let's call it a day। कब यूज करेंगे आप इसे, जब आप समझ गए हैं कि you have done enough, अब बहुत काम हो गया है और अब हमें काम नहीं करना, तो अब हम घर जा रहे हैं, we are calling it a day, ठीक है। We have been studying for 6 hours, let's call it a day। 6 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, चलो अब इसे बंद करते हैं, let's call it a day। नेक्स्ट, कट somebody some slack। अगर आप में से कोई स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो दीज इडियम्स आर वेरी गुड फॉर यू। ये इडियम्स को यूज करके आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा और ज्यादा पॉलिश कर सकते हैं, राइट। तो कट somebody some slack का मतलब क्या होता है, टू बी लेस क्रिटिकल और मोर फॉरगिविंग टुवर्ड्स समवन। कहते हैं ना, कट हिम सम स्लैक। वो बीमार था, उसने वो पढ़ नहीं पाया बिल्कुल सही से, इसीलिए उसके एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए। प्लीज कट हिम सम स्लैक, यानी उसको फॉरगिव करो, या फिर उसकी जो खामियां है उसे थोड़ा सा नजरअंदाज करो, ठीक है। थोड़ा क्रिटिकल कम हो उसके लिए, कह सकते हैं ना, किसी को थोड़ी सी छूट दो, कट हिम सम स्लैक, ठीक है। शी इज न्यू टू द जॉब, सो कट हर सम स्लैक इफ शी मेक्स अ फ्यू मिस्टेक्स, ठीक है। वो जॉब में नई है, थोड़ी उसे छूट दो इस बात की, है ना, कट हर सम स्लैक। कटिंग कॉर्नर्स, कटिंग कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग इन एन इजी वे, चीप वे, और बाय स्किपिंग इंपॉर्टेंट स्टेप्स। कई बार आपने देखा होगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या जो बिल्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, चीप मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ताकि उनका पैसा बचे। या फिर कई बार काम अच्छे तरीके से नहीं करते, जस्ट टू सेव दैट एनर्जी, है ना, जल्दी करने के लिए वो किसी भी तरीके से बस काम करके निकल जाते हैं, राइट। सो दे आर कटिंग कॉर्नर्स। जरूरी कदमों को छोड़कर काम करना, यानी जरूरी स्टेप्स। यहाँ पे कदमों का मतलब होता है स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स इन द सेंस कि आप एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप करते हो ना, पहले आप फाउंडेशन रखते हो, फिर उसके आप आगे शायद बिल्डिंग्स में जो प्रोसेस होता है, जो भी स्टेप्स आप लेते हैं, राइट। सो दोज स्टेप्स दे आर टॉकिंग अबाउट हियर। तो जरूरी चीजों को छोड़कर जल्दी जल्दी काम करना, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कटिंग कॉर्नर्स। इजी तरीके से काम करना, चीप तरीके से काम करना, एफर्ट्स बचाने के लिए काम करना, तो उसे हम कहते हैं कटिंग कॉर्नर्स। अगर कोई क्या क्या कोशिश कर रहा है, टाइम सेव करने की या फिर मनी सेव करने की, बाय नॉट डूइंग समथिंग प्रॉपरली, काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं
और क्यों नहीं कर रहे? टू सेव देयर टाइम, टू सेव देयर मनी, तब हम इसे यूज करते हैं दे आर कटिंग कॉर्नर्स। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी वॉज कटिंग कॉर्नर्स व्हेन बिल्डिंग द हाउस, सो इट डेवलप्ड मेनी प्रॉब्लम्स, है ना। कंपनी ने कॉर्नर्स कट किए, कॉर्नर्स कट किए तो क्या हुआ? बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अब। इजी डज इट, इजी डज इट, इसका मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली। कहते हैं ना कि अरे अरे इसमें कांच के बर्तन हैं, राइट? सो इजी डज इट, आराम से लेके जाओ इसे, धीरे और सावधानी से करना। कब आप यूज करते हैं? व्हेन समथिंग रिक्वायर्स केयर, किसी चीज को केयरफुली करने की जरूरत है। स्पेशली अगर आप किसी चीज को मूव कर रहे हैं या लिफ्ट कर रहे हैं, तो उधर लेके जा रहे हैं या उठा रहे हैं, ठीक है। For example, easy does it with that glass vase. Do not let it drop. कई लोग इसे क्या बोलते हैं? वेस बोलते हैं, लाइक जैसे मैंने भी अभी गलती से इसे वेस बोला, बट इट्स अ वास। ओके, easy does it with that glass vase. Do not let it drop. है ना, आराम से लेके जाओ इसे, गिरा मत देना। easy does it. ओके, तो किसी चीज को आप क्या बोल रहे हैं? केयरफुली करो, easy does it, अच्छे से करो। नेक्स्ट, गेट आउट ऑफ हैंड। कहते हैं ना ये तो मेरे हाथ से ही निकल गया, इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, राइट? व्हेन समथिंग बिकम्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, कोई ऐसी चीज जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाती है, उसे हम बोलते हैं इट गॉट आउट ऑफ माई हैंड या गेट आउट ऑफ हैंड। अब अगर कोई सिचुएशन है, कोई आर्ग्यूमेंट है या क्राउड है या कोई प्रॉब्लम है जिसपे नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाता है, तब आप इसे यूज करते हैं, ठीक है। द आर्ग्यूमेंट क्विकली गॉट आउट ऑफ हैंड, आर्ग्यूमेंट बहुत जल्दी ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, है ना। चलिए, गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, अपने सिस्टम से आप कोई चीज बाहर निकाल दे रहे हैं, राइट? आपके अंदर जो पेंट अप इमोशंस हैं, पेंट अप इमोशंस का मतलब क्या होता है? दबे हुए जो इमोशंस हैं, दबी हुई जो चीजें हैं, आप उसे बाहर निकाल देते हैं। गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम का मतलब क्या है? टू डू और एक्सप्रेस समथिंग यू स्ट्रांगली वांट टू, सो यू फील रिलीव्ड। कई बार होता है ना कि आप अपने इमोशंस बॉटल अप कर लेते हैं और आप आखिर में जब आप किसी से उसे शेयर करते हैं तो आप बहुत रिलीव्ड फील करते हैं। यहाँ पे सेम बात हो रही है कि गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम का मतलब होता है उसे शेयर करके खुद अब थोड़ा सा रिलीफ पाना। देखो, मन की भावना को बाहर निकाल देना। फॉर एग्जाम्पल, आई नीडेड टू गेट माई एंगर आउट ऑफ माई सिस्टम, सो आई वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक। मेरा जो गुस्सा था मुझे अपने सिस्टम से बाहर निकालने की जरूरत थी, इसलिए आई वेंट आउट फॉर अ लॉन्ग वॉक। मैं एक लॉन्ग वॉक पे चली गई, है ना। कई बार ऐसा होता है। चलिए, गेट योर एक्ट टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब क्या होता है? कई बार आप देखेंगे कि लोग अपनी लाइफ में भटक जाते हैं, या फिर कई बार कुछ स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अच्छे से पढ़ नहीं पाते, उनका दिमाग इधर उधर जा रहा होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट? सो उनको अगर आपको बोलना है कि अब चीजों को आप एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज करें और अब लाइफ को बैक ऑन ट्रैक लेकर आए, तो हम बोलेंगे गेट योर एक्ट टुगेदर, है ना। एक्ट रिस्पॉन्सिबली, अच्छे से रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट करें आप। टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ एंड स्टार्ट बिहेविंग और वर्किंग प्रॉपरली, अपने आप को व्यवस्थित करना, है ना। when someone needs to become more organized, responsible और serious, जब आपको लगे कि किसी को जरूरत है और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से होने की, या एक्सक्यूज मी रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट करने की, तब आप इस इडियम को यूज करेंगे, गेट योर एक्ट टुगेदर। मतलब सही तरीके से प्रॉपरली आप खुद को कह सकते हैं ऑर्गेनाइज करें, है ना, व्यवस्थित करें, वर्क प्रॉपरली। ओके, you need to get your act together if you want to pass the exam, है ना। get your act together, थोड़े रिस्पॉन्सिबली काम करो अब। if you want to pass the exam, अच्छे से पढ़ाई करने की जरूरत है,
So get your act together. Okay? Next, give someone the benefit of the doubt. Benefit of the doubt का मतलब क्या होता है? बेनिफिट ऑफ डाउट देना. कई बार होता है ना कि आपको लग रहा है कि हाँ, बगल वाले बंदे ने मेरे पर्स में से 100 रुपए निकाले हैं, बट आप श्योर नहीं हैं, और फिर आप उसे बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं और सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि गिर गए होंगे, है ना. तो आई विल गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट. टू बिलीव समवन इज टेलिंग द ट्रूथ. बिलीव कर लेना कि सामने वाला शायद सच बोल रहा है, इवन दो आप कंप्लीटली श्योर नहीं है, है ना. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं कंप्लीटली श्योर नहीं हूं कि शायद उसी ने मेरे पर्स में से पैसे निकाले हैं या नहीं, बट सामने वाला अगर कह रहा है कि नहीं निकाले, तो मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ, और अब मैं सोच रही हूँ शायद कहीं गिर गए होंगे, राइट. तो आप इसे कैसे सिचुएशन में यूज करोगे? जब इनफ एविडेंस नहीं है उस बात को प्रूव करने की, और सामने वाले को ब्लेम करने के लिए आपके पास एविडेंस नहीं है, तो आप उनको ट्रस्ट करना चूज कर लेते हैं, है ना. आप उनको ट्रस्ट कर लेते हैं. तो इसी को हम कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट. For example, I don't know why she was late, so I will give her benefit of the doubt. मुझे नहीं पता वो लेट क्यों हुई, so मैं उस पर ट्रस्ट करूंगी. I will give her the benefit of doubt. Okay? चलिए next. Give someone. अच्छा, this is the same. Okay. Go back to the drawing board. Go back to the drawing board का मतलब क्या होता है? To start planning again. फिर से अपनी प्लानिंग शुरू कर देना, क्योंकि ओरिजिनल प्लान जो है फेल हो गया है. ठीक है. तो गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड यानी आपने जो पूरा प्लान बनाया था वो फेल हो गया. सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. आप फिर से शुरू करेंगे. ठीक है. फिर से शुरुआत करना. When a plan, idea, design or project fails, अगर कोई प्लान, आइडिया, डिजाइन या प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, तो आप फिर से उसे शुरू करते हैं, राइट. सो यू आर गोइंग बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड. आवर बिजनेस प्लान फेल. हमारा बिजनेस प्लान जो था वो फेल हो गया, इसीलिए हमने फिर दोबारा से शुरुआत की, शुरू से शुरुआत की. ठीक है. हैंग इन देयर, है ना. हैंग इन देयर. हैंग इन देयर का मतलब क्या है? टू रिमेन पेशेंट एंड नॉट गिव अप डिस्पाइट डिफिकल्टीज. कठिनाइयों के बाद भी आप पेशेंट हैं और आप गिव अप नहीं कर रहे हैं. सो यू आर हैंगिंग इन देयर. कहते हैं ना, हिम्मत बनाए रखो. हैंग इन देयर. हिम्मत बनाए रखो. हैंग इन देयर. आप किसी को इनकरेज करना चाह रहे हैं, तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं. अगर आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम हैंगिंग इन देयर, है ना. Hang in there, your hard work will eventually pay off. हिम्मत बनाए रखिए, आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको जरूर पे ऑफ करेगा, है ना. Hit the sack. This is my favorite. Hit the sack. It sounds very cool, है ना. बहुत ही cool साउंड करता है. I'm going to hit the sack. अगर कोई आपको कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? Let's go to hit the sack. I'm going to hit the sack. यानी कि मैं सोने जा रहा हूं. जब भी आपको नींद आए, तो इट इज अ वेरी कूल वे ऑफ सेइंग कि अब मुझे नींद आ रही है, मैं तो चला सोने, है ना. आई एम गोइंग टू हिट द सैक, राइट. इट मीन्स टू गो टू बेड और गो टू स्लीप. सोने जाना, बिस्तर पे जाना. इनफॉर्मल है थोड़ा, फॉर्मल में इसे यूज नहीं करना है. कैजुअल है ये बहुत. इट्स बिन अ लॉन्ग डे, आई एम रेडी टू हिट द सैक, है ना. बहुत ही लंबा दिन था, अब मैं सोने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू हिट द सैक. चलिए नेक्स्ट. इट्स नॉट रॉकेट साइंस, है ना. कहते हैं ना कि अरे ये छोटा सा मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, रॉकेट साइंस थोड़ी ना है. कहते हैं ना, समथिंग दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड. इट इज नॉट रॉकेट साइंस यानी उतना भी डिफिकल्ट नहीं है या उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना तुम इसे बना रहे हो, या कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है ना. जब आपको कहना है कि कोई चीज बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, तो आप कह सकते हैं इट इज नॉट रॉकेट साइंस, है ना. और अगर कोई चीज बहुत ही जरूरत से ज्यादा इजी है, राइट, कैन बी वेरी इजीली डन, तो एक और इडियम है जो आप यूज कर सकते हैं. इट इज
It is a piece of cake. कहते हैं ना हिंदी में मेरे बाएं हाथ का खेल है या मेरे दाएं हाथ का. आई गेट कंफ्यूज बाएं दाएं में बहुत ज्यादा. मेरे लेफ्ट हैंड का खेल है, राइट? इट इज अ पीस ऑफ केक. या फिर इट इज नॉट रॉकेट साइंस, इट इज नो रॉकेट साइंस, राइट? लर्निंग बेसिक ग्रामर इजंट रॉकेट साइंस. बेसिक ग्रामर रॉकेट साइंस जितनी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ना? बट एडवांस्ड ग्रामर जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट इट इज नॉट रॉकेट साइंस. लेट समवन ऑफ द हुक. क्या मतलब होता है? देखो, किसी को कैसे कहते हैं ना कि कोई कुछ उसके, एक्सक्यूज मी, किसी ने कुछ किया बट आपने उसको पनिश नहीं किया, आपने उसको जाने दिया, तो इसे हम कहेंगे ही लेट मी ऑफ द हुक या ही लेट हिम ऑफ द हुक. टू अलाउ समवन और टू अवॉइड पनिशमेंट और अ डिफिकल्ट सिचुएशन. किसी को आप जाने दे रहे हैं, आप पनिशमेंट से बचने का अलाउ कर दे रहे हैं या एक डिफिकल्ट सिचुएशन में से उसे बचने दे रहे हैं, तो यू आर लेटिंग देम ऑफ द हुक. किसी को सजा से बचाना या फिर मुश्किल स्थिति से बाहर निकाल देना, तो यू आर लेटिंग देम ऑफ द हुक. अब कब इसे यूज करोगे? जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको किसी को कुछ गलत काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल अब आप नहीं ठहराएंगे, आप उनको जाने देंगे, आप उन्हें फॉरगिव कर देंगे, तब आप कहते हैं आई एम गोइंग टू लेट हिम ऑफ द हुक. माय बॉस डिसाइडेड टू लेट मी ऑफ द हुक फॉर मिसिंग द डेडलाइन दिस वन टाइम. मेरे बॉस ने डिसाइड कर लिया कि अब वो मुझे जाने देंगे, है ना? वो मुझे पनिश नहीं करेंगे. और पनिशमेंट की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्यों? क्योंकि मैंने इस बार डेडलाइन मिस कर दी थी. तो बॉस चाहते तो मुझे पनिश कर सकते थे, बट ही लेट मी ऑफ द हुक, है ना? उन्होंने मुझे जाने दिया. चलिए नेक्स्ट, मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. है ना? अगर छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बताऊं तो लंबी बात को संक्षेप में कहना. टू मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्या था? कोई लंबी अगर कहानी है तो उसको बहुत कंसाइज मैनर में हम कह देंगे, राइट? When you want to quickly convey the essential information of a lengthy narrative or situation, saving time to the listener. है ना? बहुत ही लंबी कहानी है, आपने फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी देखी, राइट? 2 घंटे की मूवी है, बट आपने एक लाइन में उसको समराइज कर दिया, तो आप बोलेंगे टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस वाज द प्लॉट. है ना? ये प्लॉट था. फॉर एग्जाम्पल देखो, टू मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई एक्सीडेंटली एंडेड अप on a flight to the wrong city. है ना? तो किसी भी चीज को आप शॉर्ट करके बता रहे हैं. गेट बेंट आउट ऑफ शेप. बेंट आउट ऑफ शेप का मतलब क्या होता है? टू बिकम वेरी अपसेट, एंग्री और वरिड अबाउट समथिंग. आप किसी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं या बहुत एंग्री हो जाते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, तब आप इसे यूज करते हैं. बहुत परेशान या नाराज हो जाना, ठीक है? तो क्या कह सकते हैं हम? डोंट गेट बेंट आउट ऑफ शेप ओवर सच अ स्मॉल मिस्टेक. इतनी छोटी सी गलती पे इतना ज्यादा गुस्सा मत हो, है ना? इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है या इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है. डोंट गेट बेंट आउट ऑफ शेप. ओके, चलिए नेक्स्ट, टू मेक मैटर्स वर्स. टू मेक मैटर्स वर्स का मतलब क्या होता है? आग में घी डालना. सुना है ना? आग में घी डालना. टू मेक मैटर्स वर्स, ऑलरेडी आग लग गई है, उसमें आपने और ज्यादा घी डाल दिया, सिचुएशन ऑलरेडी खराब है, अब वो और ज्यादा खराब हो गई, है ना? टू मेक एन ऑलरेडी बैड सिचुएशन इवन वर्स, स्थिति को और ज्यादा खराब कर देना. कब यूज करोगे? जब कोई चीज हो रही है और ये इंक्रीज कर देती है किसी प्रॉब्लम की सीरियसनेस को. ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है और उस चीज के होने से ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई, आग में घी डल गया, है ना? आई वॉज ऑलरेडी लेट एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई कार ब्रोक डाउन. मैं ऑलरेडी लेट हो रहा था और आग में घी ऐसी डली है कि मेरी कार भी खराब हो गई, है ना? आई वॉज ऑलरेडी लेट एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई कार ब्रोक डाउन.
अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? हाँ, अंडर द वेदर यानी किसी की तबीयत नहीं ठीक है या थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, तब आप कहते हैं आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। देखो, फीलिंग इल और स्लाइटली सिक। इज इट विजिबल? थोड़ा सा ये फॉन्ट आई थिंक छोटा हो गया है। फीलिंग इल और स्लाइटली सिक, अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है या थोड़ा आप बीमार सा फील कर रहे हैं तो आप इसे यूज करते हैं। इनफॉर्मल इंग्लिश में है जब कोई अनवेल हो तो, आई एम फीलिंग अ लिटिल अंडर द वेदर सो आई एम गोइंग टू रेस्ट टुडे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर सो आई विल रेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। कहते हैं ना कि जब होगा तब देखा जाएगा। वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। जब ब्रिज के पास पहुंचेंगे तब उसे क्रॉस कर लेंगे, जब होगा तो देखा जाएगा। राइट? कब यूज करोगे? जब कोई चीज किसी चीज के बारे में चिंतित है बट वो फ्यूचर में होगा और अभी तक हुआ नहीं है ना, तब आप कह सकते हैं कि अच्छा जब होगा तो देखा जाएगा। डील विद द प्रॉब्लम व्हेन इट एक्चुअली हैपेंस, नॉट बिफोर। पहले से मत चिंता करो कि हाँ ये होगा, ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये हो सकता है, जब होगा तो देख लिया जाएगा। राइट? समस्या के आने पर उसका समाधान करेंगे या फिर अभी से चिंता नहीं करेंगे, है ना। वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट नो वेदर द प्लान विल फेल सो वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। हमें नहीं पता कि प्लान फेल करेगा या सक्सेस होगा, तो जब समय आएगा तो देखा जाएगा। राइट? वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। अब देखो, रैप योर हेड अराउंड समथिंग। रैप योर हेड अराउंड इट का मतलब क्या होता है, या फिर रैप योर हेड अराउंड समथिंग का मतलब क्या होता है? इसे समझने की कोशिश करो, टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट। कई बार लोग कहते हैं कि उसने तो ऐसी बात कह दी कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, है ना। आई कुड नॉट रैप माई आई कुड नॉट रैप माई हेड अराउंड वॉट ही सेड, है ना। किसी कठिन बात को समझ पाना, है ना। आई कुड नॉट रैप अराउंड माई हेड, मैं समझ ही नहीं पाया। रैप अराउंड का मतलब क्या हो गया कि आप समझने, अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात हो रही है, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। तो आई कुड नॉट रैप अराउंड का मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था वो क्या बोल गया। अगर आपको टाइम की जरूरत हो किसी चीज को समझने के लिए, या वो कोई चीज कंफ्यूजिंग है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तब आप इसे यूज करेंगे। ठीक है। इट टुक मी सम टाइम टू रैप माई हेड अराउंड द न्यू कॉन्सेप्ट। नए कॉन्सेप्ट को समझने में मुझे काफी समय लग गया। ठीक है। इट टुक मी सम टाइम टू रैप माई हेड अराउंड द न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, यू कैन से दैट अगेन। हाँ, you can say that again. I completely agree with you. Okay, so you can say that again. This is not exactly an idiom. ठीक है, it's a phrase. हम कब इसे यूज करते हैं? अगर आपको लग रहा है कि हाँ किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही, बिल्कुल सही बात की है, तो हाँ भाई, यू कैन से दैट अगेन, से इट अगेन, है ना। सुनकर अच्छा लगा, से इट अगेन। या फिर वैलिड पॉइंट है, सही पॉइंट है, से इट अगेन। ठीक है, अगर आप कंप्लीटली अग्री करते हैं, सहमत हैं उसकी बात से। इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज होता है, फॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। बॉस को जाके मत बोल देना कि आपने जो बोला है यू कैन से इट अगेन, है ना। डोंट डू दैट। ऑलराइट, दिस समर इज एक्सट्रीमली हॉट। अगर मैं कह रही हूँ कि यार इस गर्मी तो बहुत ही ज्यादा, इस गर्मी के मौसम में तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, राइट। दिस समर इज एक्सट्रीमली हॉट, तो आप बोलेंगे हाँ बात तो सही है, यू कैन से दैट अगेन, या से इट अगेन, है ना। तो इस तरीके से इनफॉर्मली यूज करते हैं। योर गेस इज एज गुड एज माइन। क्या मतलब होता है कि तुम्हारा जो गेस है वो मेरे ही गेस जितना गुड है, बढ़िया है, राइट, अच्छा है। इसे हम तब यूज करते हैं जब दोनों ही लोग कंफ्यूज्ड हैं, दोनों लोग ही को पता नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट। तो आप कह सकते हैं योर गेस इज एज गुड एज माइन। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर से आते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। तो आपके फ्रेंड भी
आपके साथ बाहर थे, पर आप जब घर आते हैं तो आप देखते हैं कि पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा है। तो आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि क्या हो गया, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये ऐसे सारी चीजें बिखरी हुई क्यों है। तो आप बोलोगे योर गेस इज एज गुड एज माइन। ना मुझे पता है ना तुम्हें पता है, तो योर गेस इज एज गुड एज माइन, मतलब आई हैव नो आइडिया, मुझे भी नहीं पता। ठीक है। when someone asks you a question and you genuinely don't know the answer, अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है और आपको उसका आंसर नहीं पता, तब आप इसे यूज करेंगे। जैसे when will the results be announced, रिजल्ट कब अनाउंस हो रहे हैं, पता नहीं यार, योर गेस इज एज गुड एज माइन, आई डोंट नो, यानी मुझे भी नहीं पता तुम्हें भी नहीं पता। ठीक है। चलिए, a bird in the hand is worth two in the bush, कहते हैं ना जितना है उतने में खुश रहो। a bird in hand is, क्या लिखा है, वर्थ टू इन द बुश। बुश यानी झाड़ियां, है ना, झाड़ियों में अगर दो चिड़िया है और आपके हाथ में एक चिड़िया है, तो वो हाथ में जो है इट इज बेटर देन द अदर टू इन द बुश। समझ में आया। देखो यहाँ पे जो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं, व्हाट यू ऑलरेडी हैव इज मोर वैल्यूएबल देन समथिंग यू माइट गेट इन द फ्यूचर। यानी आपके पास जो ऑलरेडी है वो ज्यादा वैल्यूएबल है, किस चीज से, जो चीज शायद आपके पास फ्यूचर में हो, क्योंकि वो होगी नहीं होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट वॉट यू ऑलरेडी हैव इज वैल्यूएबल, राइट। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। अब देखो, अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं तब आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं, राइट, कि रिस्क नहीं लो, रिस्क नहीं लेने की जरूरत है, जो चीज आपके पास ऑलरेडी है दैट इज मोर वैल्यूएबल, है ना। फ्यूचर में क्या होगा नोबडी नोज, सो अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ two birds in the bush. I decided to accept the job offer because a bird in hand is worth two in the bush. मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि जो चीज ऑलरेडी मेरे पास है वो ज्यादा वैल्यूएबल है। मैं दूसरे जॉब्स के लिए वेट नहीं करूंगी कि शायद वो मुझे ज्यादा पे करें या शायद वो इस जॉब से अच्छी हो, बिकॉज वो मेरे पास है नहीं। सो आई विल टेक व्हाट आई एम गेटिंग, जो चीजें ऑलरेडी मेरे पास हैं वो काफी वैल्यूएबल है। ठीक है। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, अ पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब क्या होता है। सो अ पेनी फॉर योर थॉट्स का यूज आप तब करते हैं जब आपको लगता है कि सामने वाला इंसान बहुत ही गहरी सोच में डूबा है, ठीक है, और बहुत किसी चीज को लेकर रिफ्लेक्ट कर रहा है, सोच रहा है, तब आप इसे यूज करते हैं। पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब होता है कि आप उससे उसके थॉट्स के बारे में पूछ रहे हैं। सो इट इज अ वे ऑफ आस्किंग समवन व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। ठीक है, ये एक तरीका है जब आप सामने वाले से पूछ रहे हैं कि हाँ तुम सोच क्या रहे हो, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। ठीक है। यू हैव बीन क्वाइट फॉर अ वाइल, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। सो इट्स मोर लाइक अ क्वेश्चन, क्वेश्चन टाइप से आप इसे पूछते हैं। ठीक है, कि तुम बहुत समय से शांत हो, बताओगे क्या चल रहा है दिमाग में। सो यू बीन क्वाइट फॉर अ वाइल, पेनी फॉर योर थॉट्स। नेक्स्ट, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। क्या मतलब होता है कि जो बचाए हुए पैसे हैं वो कमाए हुए पैसों जितने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। सो मनी दैट यू सेव इज एज वैल्यूएबल एज द मनी दैट यू अर्न। तो अगर आप पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी के बारे में बात कर रहे हैं, और कैसे आप अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस हैं उससे बचेंगे, तब आप इसे यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ जो पैसे आप सेव कर रहे हो वो भी इट्स लाइक यू आर अर्निंग सम मनी, राइट। आप उसे अगर सेव कर रहे हो तो वो उतना ही वैल्यूएबल है अगर आप जितना कमा के उसे ला रहे हो, राइट। सो अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। समझ में आया। I always compare prices before buying anything because a penny saved is a penny earned. मैं हमेशा कुछ भी खरीदने से प्राइसेस कंपेयर करता हूँ खरीदने से पहले। क्यों? क्योंकि आप जो पेनीज सेव कर रहे हैं वो जो पेनीज आप अर्न कर रहे हैं उतने ही वैल्यूएबल हैं। ठीक है। नाउ अ परफेक्ट स्टॉर्म, अ परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब क्या होता है
एक ऐसा सिचुएशन जिसमें बैड और डिफिकल्ट सर्कमस्टांस हैपन एट द सेम टाइम, मतलब सारी परेशानियां एक बार में ही आपके ऊपर आ पड़े, ठीक है, क्रिएटिंग अ वेरी सीरियस सिचुएशन. Combination of factors makes the outcome far worse than any single problem could on its own. मतलब एक प्रॉब्लम जितना आपको परेशान कर रही थी, उसी समय पे 4-5 प्रॉब्लम्स आ गई और आउटकम उसका बहुत ही खराब हो रहा है, तब आप इसे बोलते हैं इट इज अ परफेक्ट स्टॉर्म. ठीक है, यानी शायद मैं बीमार भी हो गई, मेरी जॉब भी चली गई, कोई घर में प्रॉब्लम आ गई है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, सारी प्रॉब्लम्स एक साथ और सबका आउटकम बहुत खराब है, तब आप इसे यूज करेंगे. ठीक है, when multiple problems combine simultaneously to create an unusually difficult catastrophic situation, है ना, catastrophic situation. एग्जाम्पल देखो, हाई प्राइसेस, लो प्रोडक्शन एंड हेवी डिमांड created a perfect storm for the company. High prices, low production and heavy demand created a perfect storm, यानी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, राइट. कब यूज करेंगे? जब मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक ही समय पे आ जाए और सिचुएशन बिल्कुल कैटास्ट्रोफिक हो जाए, है ना, बहुत ही ज्यादा भयंकर हो जाए. चलो, a picture is worth 1,000 words. वेरी कॉमन, स्टेनो में भी पूछा गया है, हमने डिस्कस भी किया है कई बार. अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, है ना. इसका मतलब क्या होता है कि एक चीज आपको बहुत सारी चीजें सोचने को मजबूर कर देती है. एक पिक्चर आपको अलग अलग चीजें डिपिक्ट करके दिखा रही है. 1,000 शब्द जितना आपसे बातें ना कर पाए, जितना आपको कह ना पाए, वो एक पिक्चर आपको कह सकती है, राइट. सो अ पिक्चर कैन कम्युनिकेट an idea or situation better than a long verbal explanation. एक पिक्चर किसी सिचुएशन या किसी आइडिया को या किसी भी चीज को बहुत ही सरल तरीके से आपको एक्सप्लेन करके दिखा सकती है, जितना शायद शब्द भी ना कर पाए, है ना. तो यही बोला जा रहा है कि विजुअल इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल होता है ना. हिंदी में देखिए, एक तस्वीर 1,000 शब्दों के बराबर होती है ना. इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग द डैमेज, ही शोड मी अ फोटोग्राफ. अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. शायद कहीं पे फ्लड आया हो, शायद कहीं पे अर्थक्वेक आया हो. आपने बातें तो बहुत सुनी होंगी कि चीजें तहस नहस हो गई, इतने प्रॉब्लम्स आ गए, पर जैसे ही आप उस वहां की फोटो देखेंगे ना, आपको उस सीरियसनेस का, आपको उस उतने बड़े प्रॉब्लम का अंदाजा लगेगा थोड़ा सा, राइट. शायद आप वर्ड्स पढ़ के उसका सीरियसनेस उतना ना समझ पाए, बट जब आप एक पिक्चर देखते हैं, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं उसका, तब वो चीजें आपको अलग तरीके से कनेक्ट करती हैं, राइट. चलो, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी क्या मतलब है कि आपके एक्शंस आपके शब्दों से लाउडर होते हैं, है ना. यानी आप जो बोल रहे हैं और आप जो कर रहे हैं, अगर उसमें डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली योर एक्शंस आर टेलिंग देम कि क्या सच है, क्या सच नहीं है. वॉट अ पर्सन डज इज मोर इम्पोर्टेंट, यानी जो इंसान आप कर रहे हैं, जो चीजें आप कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप जो बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड. कम शब्दों में अधिक प्रभावशाली होते हैं. काम शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं, है ना. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. यूज व्हेन समवन्स बिहेवियर प्रूव्स समथिंग मोर स्ट्रांगली. अगर आपसे कोई कहता है कि हाँ, आई एम योर फ्रेंड, है ना, आई एम राइट बाय योर साइड, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बट उसके एक्शंस कुछ और कहते हैं, वो शायद जरूरत के टाइम पे आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तब आप कह सकते हैं एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, है ना. मतलब तुम शायद कहते हो कि हाँ तुम मेरे दोस्त हो, बट तुम्हारे एक्शंस ये दिखा नहीं रहे हैं, राइट. He promised to help, but he never came. Actions speak louder than words. Clear है? Next. Add insult to injury. हिंदी में कहते हैं ना, जले पे नमक छिड़कना. सेम idiom है इंग्लिश में, add insult to injury. यानी
ऑलरेडी एक खराब सिचुएशन है, बैड सिचुएशन है, उसको और ज्यादा आप खराब कर दे रहे हैं। क्यों? कुछ ऑफेंसिव कह दिया या फिर कुछ हर्टफुल कह दिया, तो यू आर एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। जले पे नमक छिड़क रहे हो आप फिलहाल। ओके, 1 सेकेंड। यस। कब आप यूज करेंगे? जब कोई खराब चीज है, कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ, और उसके साथ सामने वाला आपके साथ शायद कुछ बदतमीजी कर दे, कुछ बुरा बोल दे, या कुछ अनप्लेजेंट चीजें करे। ठीक है? आई लॉस्ट माई वॉलेट एंड टू एड इंसल्ट टू इंजरी आई वॉज ब्लेम्ड फॉर इट। एक तो मेरा वॉलेट खो गया, अब घर वाले मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं कि तुम ही बहुत लापरवाह हो। सो दे आर एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। ओके। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। क्या मतलब है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री? देखो, अगर आपके पास कोई रॉन्ग आइडिया है या फिर आपको लग रहा है कि हाँ शायद यही सोल्यूशन है, बट वो सोल्यूशन गलत है, सो यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। फॉर एग्जाम्पल, दो कल्प्रिट्स हैं, आपको लग रहा है कि कल्प्रिट नंबर 1 ने ही चोरी की है, तो आप उसका इंटेरोगेशन कर रहे हैं और कल्प्रिट नंबर 2 को जाने दे रहे हैं, बट आप गलत है। यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। क्यों? क्योंकि कल्प्रिट नंबर 2 ने ही गलत काम किया है, चोरी की है और वट एवर, और आप गलत इंसान को इंटेरोगेट कर रहे हैं, सो यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। कब यूज करोगे आप? अगर गलत इंसान, गलत जगह, या गलत एक्सप्लेनेशन या गलत सोल्यूशन का हल निकाला जाए। ठीक है? जो कि प्रॉब्लम शायद है ही नहीं। कब यूज करेंगे? जब किसी गलत चीज को आपने प्रॉब्लम समझ लिया। सो यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। इफ यू थिंक आई ब्रोक द विंडो, अगर तुम्हें लगता है कि खिड़की मैंने तोड़ी है, तो यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, क्योंकि खिड़की मैंने तो नहीं तोड़ी है ना? तो आप गलत इंसान को इंटेरोगेट कर रहे हैं या गलत इंसान को ब्लेम कर रहे हैं। राइट? चलिए, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। गाना सुना है ना सबने, बिली आइलिश का, बर्ड्स ऑफ अ फेदर वी शुड स्टिक टुगेदर। राइट? सो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जिनकी पर्सनालिटी एक जैसी होती है, हैबिट्स एक जैसे होते हैं, एक जैसे हॉबीज शेयर करते हैं, ये हमेशा साथ रहते हैं। ठीक है? पीपल हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट, पर्सनालिटीज और हैबिट्स नेचुरली टेंड टू स्पेंड टाइम टुगेदर, है ना? उनका ग्रुप बन जाता है। कुछ ऐसे लोग जिनकी हॉबीज एक जैसी होती हैं, जिनको एक जैसी चीजें पसंद हैं, तो वो एक दूसरे के साथ ज्यादा समय स्पेंड करते हैं। कब आप यूज करते हैं? अगर फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हो, ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हो, जिनकी इंटरेस्ट या हैबिट सिमिलर है। राहुल एंड अमित both love football and video games. Birds of a feather flock together. Bite off more than you can chew. कहते हैं ना, क्षमता से ज्यादा काम ले लिया उसने, है ना? बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, क्या मतलब है? कि आप एक टास्क ले लिया आपने, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी ले ली जो आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाती है ना? इट्स टू हैवी फॉर यू टू हैंडल, या इट्स टू डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल। राइट? आपकी कैपेसिटी नहीं है, सो आप क्या कर रहे हैं? यू आर बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन चू। ठीक है? आई थिंक आई बिट ऑफ मोर देन आई कुड चू बाय टेकिंग 3 courses at once. मैंने जरूरत से ज्यादा या क्षमता से ज्यादा काम कर लिया। कैसे? मैंने एक ही बार में 3 कोर्सेज ले ली, तो ये मेरे कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है ना? आई एम नॉट एबल टू हैंडल दीज थिंग्स, सो आई बाइट ऑफ। कह सकते हैं ना कि मैंने ज्यादा बाइट कर लिया, मोर देन आई कुड चू, है ना? आई टुक अ डिफिकल्ट टास्क, या फिर आई टुक अ डिफिकल्ट जॉब। राइट? So I bit off more than I could chew. चलिए नेक्स्ट, ब्रेक द आइस। वेरी कॉमन, एंड आई थिंक हम सब ने बहुत बार पढ़ा होगा। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? आप कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन है या कोई ऑकवर्ड सिचुएशन है, आप उसमें कुछ जोक्स क्रैक कर दीजिए या बातों की शुरुआत करिए, जिससे सामने वाला थोड़ा और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए आपके साथ, घुलने मिलने लगे, खुलने लगे। राइट? ओपन अप हो, टू मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल।
है ना। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, सामने वाले को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराना। कभी जोक आप मार लो, या फिर कुछ बात कर लो, या स्मॉल टॉक करने की कोशिश करो। कब यूज करते हैं, जब सामने वाला कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा है, या फिर कोई जोक के बारे में बात हो रही है, या कोई इनिशिएटिव ले रहा है ना। बात करना, इनिशिएट कर रहा है, कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर रहा है। द टीचर टोल्ड अ फनी स्टोरी टू ब्रेक द आइस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्लास। फर्स्ट क्लास में कोई भी किसी को नहीं जानता है, एवरीबडी इज क्वाइट। तो टीचर ने क्या किया, शी टोल्ड अ फनी स्टोरी, उन्होंने एक फनी स्टोरी सुनाई। क्यों? टू मेक एवरीवन कंफर्टेबल, है ना, टू ब्रेक द आइस। चलिए नेक्स्ट। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब क्या होता है? टू सक्सीड और एस्केप फ्रॉम समथिंग बाय वेरी नैरो मार्जिन। कहते हैं ना, बाल बाल बचे आज तो, है ना, बिल्कुल मार्जिन से रह गए, राइट। तो उसी सिचुएशन में हम इसे यूज करते हैं जब बेरली आप सक्सीड करते हैं किसी चीज में, या फिर नैरोली उसको एस्केप करते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि पॉइंट सम सेकेंड्स के ड्यूरेशन में आप बचकर निकल जाते हैं, बाल बाल बचे वाले सिचुएशन में। ठीक है। आई कॉट द ट्रेन बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, यानी बहुत कम सेकेंड्स में मैंने वो ट्रेन कैच की। अगर उस सेकेंड्स, थोड़ा भी सेकेंड्स का डिफरेंस होता तो शायद ट्रेन निकल जाती। सो आई कॉट द ट्रेन बाय द स्किन ऑफ माई टीथ। चलिए, कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी क्या करती हैं, क्लास 6 के बच्चे को क्लास 10th के बच्चे से कंपेयर करती हैं। मम्मी इज कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, राइट। बहुत ही दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करना जिसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, डजंट मेक सेंस, नॉट लॉजिकल एट ऑल। कंपेयरिंग अ स्कूल टीचर्स सैलरी। स्कूल के टीचर का सैलरी अगर आप कंपेयर करते हैं with a celebrity's income is like comparing apples to oranges. स्कूल टीचर की सैलरी को अगर आप किसी फिल्म स्टार की सैलरी से कंपेयर कर रहे हैं, सो यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस। ओके, नेक्स्ट। मिस द बोट, यानी अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, यू हैव मिस्ड द बोट। अपॉर्चुनिटी आपने खो दी है, यू हैव मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू आर टू लेट। ठीक है, किसी अवसर को खो देना, बहुत देर हो जाना। कब यूज करेंगे? जब आप किसी चीज का एडवांटेज ना ले पाए, किसी अपॉर्चुनिटी के एडवांटेज ना ले पाए, और आप बहुत लेट हैं। इफ यू डोंट अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप टुडे, यू मे मिस द बोट। अगर तुम आज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करोगे, यू विल मिस द बोट, है ना। नो पेन नो गेन, सबने सुना है, बचपन से सुना है, नो पेन नो गेन, है ना। क्या मतलब है? हार्ड वर्क नहीं करोगे तो कुछ मिलेगा भी नहीं। मेहनत और कष्ट के बिना सफलता नहीं मिलती, राइट। यही कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। कब आप बात करेंगे, अगर आप सक्सेस, हार्ड वर्क, एफर्ट्स, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे तो। इफ यू वांट टू स्कोर वेल इन द एग्जाम, रिमेंबर नो पेन नो गेन। अगर एग्जाम में बेटर स्कोर करना है तो ये याद रखना, नो पेन नो गेन। ऑलराइट। ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल चौकन्ना है कोई इंसान, एक्सक्यूज मी, बिल्कुल अलर्ट है, बिल्कुल चौकन्ना है, तब आप कहेंगे ऑन द बॉल। सतर्क है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। यूज दिस टू प्रेज समवन। अगर आप किसी की बड़ाई कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं, अरे ही इज ऑन द बॉल, राइट। या वो अपना काम बहुत एफिशिएंटली कर रहा है, बहुत अटेंशन के साथ कर रहा है, बहुत मेटिक्यूलसली कर रहा है, तो आप कह सकते हैं शी इज रियली ऑन द बॉल एंड नेवर मिसेस एन इम्पॉर्टेंट डिटेल। बिल्कुल अलर्ट है, बहुत ही अटेंटिव तरीके से अपना काम कर रही है। ठीक है। पुल समवन्स लेग, कहते ना, अरे यार ये तो मेरी टांग खींच रहा है, या मैं तो तुम्हारी टांग खींच रहा हूँ बस, है ना। मैं तो थोड़ा सा टीज कर रहा हूँ, तो मैं चिढ़ा रहा हूँ, इट्स अ फ्रेंडली बैंटर, है ना। आप किसी से जोक करते हैं, राइट, और यू से सम थिंग्स जो आप उसे चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं, इट्स नॉट ट्रू, तो हम कहते हैं यू आर पुलिंग समवन्स लेग। किसी से मजाक करना, किसी की टांग खींचना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट गेट एंग्री, आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग। गुस्सा क्यों हो रहे हो? आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, आई वॉज जस्ट टीजिंग यू, है ना। चलिए,
पुल योर सेल्फ टुगेदर, जैसे आप कहते हैं गेट योर एक्ट टुगेदर, है ना, रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, थोड़ा सा लाइन पे आ जाओ, सही तरीके से काम करो। सिमिलरली पुट योर सेल्फ टुगेदर, क्या मतलब होता है? काम डाउन, कंट्रोल योर इमोशंस, पुट योर सेल्फ टुगेदर। सामने वाला बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत ज्यादा ओवरवेलम हो रहा है ना। कई बार होता है कि एग्जाम सीजन के पहले पैनिक स्टार्ट हो जाता है, सारे लोग पैनिक करने लगते हैं। कोई परेशान है कि शायद मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कोई कह रहे हैं कि मैं तो फेल हो जाऊंगा इस बार, कोई रो रहा है, कोई एकदम पैनिक कर रहा है। तो आप उनको जाएंगे, आप उनको कहेंगे पुट योर सेल्फ टुगेदर, राइट, पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपने आप को संभालो या फिर शांत हो जाओ, पुल योर सेल्फ टुगेदर, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। कब आप यूज करेंगे? सामने वाला अगर नर्वस है, अपसेट है या फिर इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, तब आप उसे यूज करेंगे, आप उसे बोलेंगे पुल योर सेल्फ टुगेदर, है ना। फॉर एग्जाम्पल, पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड फोकस ऑन द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग। पैनिकिंग क्यों कर रहे हो, पैनिक क्यों कर रहे हो? पुल योर सेल्फ टुगेदर, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो, है ना। चलिए नेक्स्ट, सो फार सो गुड, अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है, सो फार सो गुड, है ना। एवरीथिंग हैज बीन गोइंग वेल अंटिल नाउ, अभी तक सब ठीक है, सो फार सो गुड। आई हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट एंड सो फार सो गुड, आधा प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है और अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्पीक ऑफ द डेविल, शैतान का नाम नहीं लिया, शैतान हाजिर, कहते हो ना। कब यूज करते हैं? जब जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं वो अचानक से आके खड़ा हो जाता है, तो कहते हैं ना हिंदी में, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। स्पीक ऑफ द डेविल, स्पीक ऑफ द डेविल, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, है ना, तब आप इसे यूज करेंगे। इजी, दैट इज द लास्ट स्ट्रॉ। एग्जाम्पल से समझो, अगर कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, आपकी चीजें उठा कर ले जाता है, आपके पैसे ले जाता है, आपके कपड़े लेके जाता है, और आप उसे कुछ कह नहीं पाते, आप बस उसे टॉलरेट कर रहे हैं, बट आखिर में वो कोई ऐसा काम कर देता है जिसकी वजह से अब आपका टॉलरेंस लेवल खत्म हो जाता है, टॉलरेंस खत्म हो जाता है, और अब आप क्या, अब आप उसको टॉलरेट नहीं करेंगे, राइट। तो आप कह सकते हैं कि अब जो तुमने किया, दिस वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, अब मैं इन चीजों से डील नहीं करूंगा, आई वॉन्ट यू आउट ऑफ योर, है ना, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे तुम रहो। सो द फाइनल प्रॉब्लम और अनप्लेजेंट इवेंट दैट मेक्स यू लूज योर पेशेंस, फाइनल जो प्रॉब्लम होती है या फाइनल जो चीज हुई, जिस चीज के वजह से आप अपना आपा खो देते हैं, आप अपना पेशेंस कंट्रोल खो देते हैं, तब आप इसे यूज करते हैं दैट इज द लास्ट स्ट्रॉ, ठीक है। यानी मेरी सहन सहन शक्ति की आखिरी सीमा है, ठीक है, या अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, तब आप कहते हैं दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ, ठीक है। या फिर दिस इज वेयर आई ड्रॉ द लाइन, इससे ज्यादा नहीं, है ना, दिस इज वेयर द आई ड्रॉ द लाइन, ये भी एक इडियम है या फ्रेज कह लो। दिस इज वेयर आई ड्रॉ द लाइन मतलब इससे ज्यादा तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, दिस इज वेयर आई ड्रॉ द लाइन, या फिर दैट इज द लास्ट स्ट्रॉ, ओके। कब यूज करोगे इसे आप, दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ? जब चीजें बार बार हो रही हैं, बार बार कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, बट फाइनली, है ना, आप अपना पेशेंस खो देते हैं, यू गेट एंग्री, और आप यू आर अनविलिंग टू टॉलरेट इट एनीमोर, अब आप इसे नहीं सहेंगे, तो आप कहेंगे दैट इज द लास्ट स्ट्रॉ, अब मेरा पेशेंस खत्म हो गया है। ही वाज लेट अगेन एंड दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ, एक बारी लेट हुआ, 10 बारी लेट हुआ, 15 बारी लेट हुआ, अब ये फिर से लेट है, नाउ दैट इज द लास्ट स्ट्रॉ, ये आखिरी बार है, अब मेरा पेशेंस खत्म हो गया है, अब मैं इसे टॉलरेट नहीं करूंगी, दैट इज द लास्ट स्ट्रॉ, ओके। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब क्या होता है? अ सिचुएशन इन विच यू कैन एंजॉय द एडवांटेजेस ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आप दो अलग अलग चीजों के एडवांटेजेस एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। कब यूज करोगे? जब someone gets the benefit of two different choices, अगर आपको दो अलग अलग choices का benefit मिल रहा है, तब आप इसे यूज करोगे, ठीक है। यानी दोनों परिस्थितियों के स्वोत्तम लाभ, राइट, या दोनों
सिचुएशंस का फायदा आपको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग फ्रॉम होम गिव्स मी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मीनिंग कि एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे आप दोनों चीजों का एडवांटेज एंजॉय कर रहे हैं। यू आर वर्किंग, ठीक है, तो ऑफिस के पर्क्स भी आपको मिल रहे हैं, ऑफिस से आपको सैलरी वगैरह मिल रही है, और वर्क फ्रॉम होम है तो कंफर्ट है, राइट। ऑफिस का काम आप घर पे कर रही हो, वर्किंग फ्रॉम होम, तो होम का कंफर्ट आपको मिल रहा है, एक चीज हो गई। और ऑफिस पे जो आप काम करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, जो पेचेक मिलता है, वो एक एडवांटेज आपको ऑफिस लाइफ का मिल रहा है। तो यू आर गेटिंग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, है ना, दोनों सिचुएशंस का लाभ आपको हो रहा है। नेक्स्ट, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, है ना, मस्ती मजाक जब कर रहे होते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता, समय कहाँ चला जाता है, समय तो तुरंत खत्म हो जाता है। सेम है, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, टाइम बहुत जल्दी पास होता है। यही हो रही है ना बात, कि खुशी के समय बहुत जल्दी बीत जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी टॉक्ड फॉर 3 hours बट इट फेल्ट लाइक ओनली अ फ्यू मिनट्स, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, राइट। चलिए, ओके, सो विद दिस हमने 50 idioms कवर कर लिए हैं which were asked in previous CDS, NDA and FCAT exams. अगर आपको इन सारे idioms की PDF चाहिए, कमेंट्स में आप लिंक मांग सकते हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, मैं आपको वहीं पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी PDF की। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।